हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें 16 जुलाई के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड यूएई सेट टू यूज़ रुपी दिरम फॉर ट्रेड। तो ये वाला पहला हमारा आईआर से रिलेटेड यहाँ आपको देखना है कि इंडिया और यूएई क्या करने वाली है, यूज़ करेगी रुपी, ठीक है, एंड दिरम जो वहाँ की है यूएई की करेंसी और इंडियन रुपी फॉर ट्रेड। इसमें क्या कहा जा रहा है, इंडिया ऑन सैटरडे मूव्ड आई स्टेप क्लोजर टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ रुपी इन गल्फ रीजन। तो क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है सर्कुलेशन रुपी का गल्फ रीजन में विद साइनिंग ऑफ 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2 MOU साइन किए जाएंगे आरबीआई और सेंट्रल बैंक जो है यूएई का उसके बीच में। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जाननी है कि इंक्रीज़ करने के लिए रुपी के सर्कुलेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है गल्फ़ रीजन में। उसके लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है आरबीआई इंडिया के बीच में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, और सेंट्रल बैंक जो है यूएई की, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द साइन ऑफ दीज एग्रीमेंट वर विटनेस्ड बाय यूएई प्रेसिडेंट। जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो वहाँ पे थे, हु वॉज ऑन अ डे लॉन्ग विजिट टू गल्फ कंट्री ऑन हिज वे बैक फ्रॉम फ्रांस। तो मतलब फ्रांस वो गए थे, साथ ही साथ उन्होंने यूएई भी विज़िट किया। यहाँ पिक्चर भी आप देख सकते हो, इसमें है प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। उन्होंने वेलकम किया PM मोदी का ड्यूरिंग रिसेप्शन इन अबू धाबी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड यूएई। फर्स्ट एग्रीमेंट जो है आरबीआई और यूएई का, सेंट्रल बैंक विल इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसी। जैसे लोकल करेंसी को प्रमोट किया जा रहा है, रुपी एंड दिरम को। दिरम वहाँ की करेंसी है। फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होंगे, ट्रेड होंगे, उसके लिए ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया। अदर MOU बिटवीन द 2 सेंट्रल बैंक इज एम टू इंटरलिंक देयर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम भी है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि द 2 एग्रीमेंट, मतलब जो ये एग्रीमेंट है, द 2 एग्रीमेंट्स बिटवीन सेंट्रल बैंक केम अगेंस्ट द backdrop of Indian entities commencing payment in yuan to Russia. Energy measures is likely to enhance the trend of doing business in the local currency. तो local currency में business को enhance करने के लिए ये है that gain greater acceptance since the start of UK यूक्रेनियन, मतलब यूक्रेन का जो क्राइसिस रहा फरवरी में, उसको देखते हुए भी ये डिसीज़न लिया गया है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है, मिस्टर मोदी एंड मेट मिस्टर सुल्तान अल जबेर, जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं COP28 के, एंड ग्रुप CEO हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के। डॉक्टर जबेर ब्रीफ्ड प्राइम मिनिस्टर ऑन यूएई अप्रोच टू दी इम्पॉर्टेंट मीटिंग। PM कन्वेड इंडियाज़ फुल सपोर्ट टू यूएई फॉर इज COP28 प्रेसिडेंसी। अब देखो यहाँ से हमें क्या जानने को मिला, अभी जो है आपको ये जानना है यहाँ से कि COP28 की प्रेसिडेंसी अब कौन करने वाला है, यूएई करने वाला है, ठीक है। और उसको जो डॉक्टर सुल्तान अल जबेर हैं वो प्रेसिडेंट होंगे COP28 के। दिस वाज द 5th विजिट बाय मिस्टर मोदी टू यूएई। ये 5वीं विजिट थी यूएई के लिए मोदी का, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने देखा। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा यहाँ पे पढ़ना है। आयुष्मान भारत एम्ब्रेसेस AI टू टैकल फ्रॉड, मतलब किस तरीके से AI टैकल करेगी फ्रॉड को, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है, सिंस इट्स इंसेप्शन 5 years अगो पेनाल्टी अमाउंटिंग टू 20.17 करोड़ हैव बीन लेवीड ऑन इंडिविजुअल बेनिफिशरीज एंड हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर एज पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY एंटी फ्रॉड ड्राइव की बात यहाँ पे की गई है। तो उसमें AI का यूज़ होगा फ्रॉड और ये सबसे बचने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आएंगे हम, ये वाला आप सबको पता है, चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ। तो इसमें क्या जानना है हमें, इसरो परफॉर्म फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग
मैन्यूवर ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ डे आफ्टर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च किया इंडिया की 3rd मून मिशन को। तो ये इंडिया का 3rd मून मिशन है चंद्रयान 3, ठीक है, ये आप सबको पता ही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 द फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर, ठीक है, मैन्यूवर्स वर कंडक्टेड ऑन सैटरडे। द मैन्यूवर was performed by ISRO telemetry tracking and command network ISTRAC in Bengaluru to place the Chandrayaan-3 spacecraft at the 41,762 kilometer 173 kilometer orbit पे। This means that Chandrayaan-3 is now in an orbit, मतलब अभी ऑर्बिट में है, which when closest to Earth is at 173 kilometer and farthest at 41,762। तो ये भी यहाँ पे है। ISRO said the spacecraft health is normal. Chandrayaan-3 was successfully launched by launch vehicle Mark 3 LVM-3, ठीक है, तो Mark 3 का है ये। When it took off from second launch pad of the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा, ये 2:35 पे लॉन्च हुआ था जुलाई 14 को, ठीक है, 14 and placed at an elliptical parking orbit. 4 more earth-bound maneuver will be conducted टिल जुलाई 31, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे और हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है यहाँ पे। साइंस के बहुत सारी जो आते हैं न्यूज़ वो संडे को रहते हैं, जिसमें से कुछ आए हुए हैं, जैसे है एज अ ग्लोबल टेम्परेचर सोर कूलिंग नीड विल इंक्रीज, इसके बारे में आया हुआ है। क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग टूल टू गेट बेटर वुड फाइबर्स, तो ये क्रिस्पर आपको पता है इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था CRISPR-Cas9 के लिए। तो इसमें क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग टूल को बताया जा रहा है टूल टू गेट बेटर वुड फाइबर। तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। Despite the importance of wood fiber to meet the growing demand for renewable tissue, paper, packaging, textile and other fiber product, wood fiber product has been less efficient and productive than researcher have hoped. Now CRISPR editing has enabled scientists, मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो CRISPR editing है उससे क्या हो सकता है, enable scientists to design wood in lignin, ठीक है, which must be cleaved and dissolved so fiber production can take place. It's more suitable for fiber production, मतलब ये suitable किसके लिए है, फाइबर प्रोडक्शन के लिए। स्ट्रैटेजिक मल्टीप्लेक्स क्रिस्पर एडिटिंग इम्प्रूव वुड प्रॉपर्टीज़ बेटर देन एडिटिंग सिंगल जीन। तो ये एक तरीके से आप यहाँ ये याद रख सकते हो कि क्रिस्पर जो जेनेटिक एडिटिंग टूल है वो किसके लिए भी और होता है यूज़, फाइबर प्रोडक्शन के लिए भी, मतलब इसको यूज़ में लाया जा सकता है। अनएथिकल टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन। अब ये देखो वैक्सीन डिजीज़ से रिलेटेड हमें पढ़ना होता है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अनएथिकल टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है इन 1988 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर किया था WHO देखो इन 1988 द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड WHO कमिटमेंट टू ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ पोलियो बाई 2000। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं ये देखेंगे हम। इसमें ये कहा जा रहा है कि 1988 में क्या हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर किया था WHO के कमिटमेंट को जो था इनका कि वो इरेडिकेट करेंगे, मतलब उनका एक था कि ख़त्म करेंगे या तब तक ये चीज़ें हटा देंगे, किस चीज़ को, ग्लोबल इरेडिकेशन हो जाएगा, पोलियो को हटा दिया जाएगा, मतलब 2000 तक, मतलब सन 2000 तक उन्होंने ये किया था कि पोलियो ख़त्म करने की सोची थी। बट इन 1993 क्या हुआ, गोल पोस्ट वॉज शिफ्टेड। The goal was to eradicate only wild polio virus globally by 2000. That means eradicating vaccine-deprived polio virus, PDPV, and vaccine-associated paralytic poliomyelitis was no longer the objective. रीज़न क्या है इसका, द रीज़न जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यूजिंग ओरल पोलियो वैक्सीन, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन यूज़ कर रही थी, मतलब आपको पता होना चाहिए ड्रॉप देते थे। तो यहाँ पे क्या है, मीनवाइल
द डेवलप्ड कंट्रीज स्विच टू इनएक्टिव पोलियो वायरस दस इरेडिकेटिंग पोलियो डिगेट अगो। वैक्सीन डायलेमा क्या है, वैक्सीन से रिलेटेड यहाँ पे हमें देखना है। इसमें कहा जा रहा है दो द लास्ट केस ऑफ टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस वॉज रिपोर्टेड इन अक्टूबर 1999 फ्रॉम इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड ग्लोबली इन 2015। मोर देन 90% जो वैक्सीन है डेराइव पोलियो वायरस आउटब्रेक आर ड्यू टू टाइप 2 वायरस। तो टाइप 2 वायरस के ज़्यादातर जो है 90% वैक्सीन जो है वो किसके लिए है, ड्यू टू टाइप 2 वायरस के लिए हैं, जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन दिए जाते थे। ऑल्सो 40% जो VAPP है वो कॉज होते हैं टाइप 2 ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से। सिमिलरली लास्ट ऑफ केस ऑफ टाइप 3 पोलियो वायरस वॉज रिपोर्टेड नवंबर 2012। तो मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अभी भी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाई हैं। द नंबर ऑफ PDPV टाइप 2 केसेस इंक्रीज फर्दर 251 देखा गया फ्रॉम 15 कंट्रीज। कब, 2019 में। और 2020 में देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि जो VDVP टाइप 2 केसेस हैं वो 1081 देखे गए 26 कंट्रीज से, मेनी ऑफ विच वर प्रीवियसली पोलियो फ्री। उसमें से बहुत सारे पहले पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था, उनको पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद भी केसेस देखने को मिले। इन 2021 682 सच केसेस वर रिपोर्टेड एंड 675 केसेस इन 2022। टाइप 2 नोबल OVP क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है टाइप 2 नोबल ओरल पोलियो वैक्सीन दैट इज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई सच दैट इज टू लेस लाइकली टू रिवर्ट टू न्यूरो विरुलेंस अनलाइक द सेबिन वैक्सीन एंड देयरफॉर कॉज लेस टाइप 2 वैक्सीन डेप्राइव पोलियो केस। फिर इसमें मई 2023 में क्या हुआ, अभी रिसेंट का अगर आप देखो, द नोवल वैक्सीन विच इज़ टू बी यूज्ड इन ओनली टाइप 2 VDVP आउटब्रेक सिचुएशन हैज़ ऑलरेडी कॉज 3 टाइप 2 VVDP केस। मतलब अभी भी केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट अपील, मतलब एक्सपर्ट ने क्या अपील करी हुई है, फॉर अचीविंग जीरो इंडेंस ऑफ पोलियो बाई 2000 द GPEI शुड हैव transition to IVP in low and middle income countries and phase out oral polio vaccines. In its call, vaccine associated, we appeal to GPEI donors and global opinion leader to ensure that no more polio caused is in the name of eradication. मतलब इरेडिकेशन के नाम पे नहीं, मतलब एक तरीके से अभी भी जो बैटल है वो चली रही है, मतलब अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया है। देखो सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्या है OVP का, ओरल पोलियो वैक्सीन केस 2 वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस एंड वैक्सीन एसोसिएटेड VAPP। लास्ट ईयर 2 वाइल्ड पोलियो वायरस रिपोर्ट हुआ था अक्टूबर 1999 में, ये बता रहे हैं। लास्ट केस जो था वो टाइप 2 पोलियो वायरस का, जो वाइल्ड पोलियो वायरस का था केस, वो अक्टूबर 1991 में देखा गया। येट मोर देन 90% जो VDVP आउटब्रेक थे वो ड्यू टू टाइप 2 ऑफ वायरस प्रेजेंट जो थे ओरियो पोलियो वैक्सीन में, उसकी वजह से देखे गए। तो आप एक तरीके से देखो 2017 में क्या बता रहे हैं, 2 कंट्रीज रिपोर्टेड 96 VDVP की टाइप 2 केस, द नंबर ऑफ सच आउटब्रेक इंक्रीज 5 इन 2018, 251 फ्रॉम 15 कंट्री। तो मतलब चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज ऑफ मई 2023 टाइप 2 नोवल OVP वैक्सीन जो ऑलरेडी हैज़ ऑलरेडी कॉज 3 टाइप 2 VDVP केसेस। तो उसके बाद भी केसेस जो हैं वो देखे गए हैं। अनएथिकल टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन। तो इससे क्या पता चला, हमने पूरा पढ़ा, उससे ये पता चला कि अगर अभी भी जो कंटिन्यू रहेंगी जो पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन है तो वो एक तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं, उसके रेगुलेशन पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, स्टडी रिवील दैट यूजिंग ChatGPT बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टडी में रिवील हुआ है कि अगर यूज़ करेंगे ChatGPT तो ये क्या करेगी, बूस्ट करेगी प्रोडक्टिविटी को। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। द यूज़ ऑफ ChatGPT
आ चैट बॉट, ये क्या है, एक चैट बॉट है दैट कैन जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट, ये ह्यूमन लाइक टेस्ट जनरेट करता है। अब आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो चैट जीपीटी यूज़ भी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, ये जनरेट करता है ह्यूमन लाइक टेस्ट, raises productivity in the professional writing task and reduce productivity inequality in those who use it. ओके अब इसमें कहा बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, जो न्यू स्टडी में क्या पाया गया है, जो जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है आर बिकमिंग क्वाइट एडेप्ट एट परफॉर्मिंग मोर क्रिएटिव एंड डिफिकल्ट टू कोडिफाई टास्क। ठीक है, मतलब ये क्या है, परफॉर्म कर रहा है मोर क्रिएटिव एंड डिफिकल्ट टू कोडिफाई टास्क लाइक राइटिंग और इमेज जनरेशन। चैट जीपीटी कैन पोटेंशियली इन्हांस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। तो ये कह रहा है कि जो चैट जीपीटी है वो क्या कर सकता है, वो पोटेंशियली इन्हांस कर सकता है वर्कर की प्रोडक्टिविटी को, ऑफरिंग बेनिफिट टू दोज विद वीकर स्किल, जिनके पास वीकर स्किल है, जो नहीं कर पाते हैं, वो चैट जीपीटी की मदद से चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। इट कुड ऑल्सो मेक सम काइंड ऑफ राइटर अब्सोल्यूट। तो मतलब इसमें बता रहे हैं कि ये समवेयर क्या कर सकता है, चैट जीपीटी बूस्ट कर सकता है प्रोडक्टिविटी को। अब यहाँ पे देखो एक बताया जा रहा है रोल ऑफ एआई। अब आप एक चीज़ देख लो, अगर अभी का एरा देख, मतलब अभी की सिचुएशन देखी जाए, अभी के टाइम को देखा जाए, तो एआई, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और रोबोटिक सर्जरी वगैरह का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। बहुत सारे हॉस्पिटल से दिल्ली में है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी भी की जाती है, बहुत जगह ऐसे हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं। तो इसमें क्या देखो आप, बताया जा रहा है रोल ऑफ एआई असिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस इन हेल्थ केयर डिलीवरी। अब इसमें देखो, इसमें बताया जा रहा है एआई प्रिडिक्टेड रेस वेरिएबल फ्रॉम मेडिकल इमेजेस, पोज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज़। तो जो हेल्थ डिस्पैरिटीज़ हैं उसको स्टडी करने में मदद मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। सेज द पर्सपेक्टिव इन साइंस 100 ऑफ एआई असिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस करंटली यूज्ड इन डाइवर्स मेडिकल टास्क सच एज असाइनिंग हेल्थ रिस्क एंड डायग्नोस डिजीज़। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हेल्थ रिस्क है, डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज़ को, जैसे कैंसर जैसी डिजीज़ को भी एआई जो है वो डायग्नोस कर सकता है। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है कि जो भी हेल्थ रिस्क है, डायग्नोसिस डिजीज़ है जैसे कैंसर, ये सब चीज़ें भी एआई के द्वारा किया जा सकता है। सम स्टडीज़ हैव शोन दैट एआई मॉडल कैन इन्फर रेस वेरिएबल्स एल्बिट इन द क्रूड सिंप्लिसिट कैटेगरी। इसमें क्या बताया जा रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम मेडिकल इमेज लाइक चेस्ट एक्सरे एंड कार्डियक अल्ट्रासाउंड। तो इसमें है मेडिकल इमेज, जैसे कि जो चेस्ट एक्सरे है और कार्डियक अल्ट्रासाउंड है, तो ऐसी भी जो इमेजेस हैं वो आपको डायरेक्टली मेडिकल इमेजेस जो है जैसे चेस्ट एक्सरे और कार्डियक अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें भी देख करके, और एआई किस तरीके से मेडिकल जो डिवाइसेस है, एआई असिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस है, वो सारी चीज़ों को आपको उसमें डायग्नोस करने में और हेल्थ रिस्क जो भी है उसको एक्सेस करने में भी मदद वहाँ पे करेगी। ओके, न्यू डायरिया कॉजिंग पैरासाइट फाउंड। तो एक डायरिया का भी यहाँ पे केस बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी है। ओके, तो यहाँ से हमने साइंस वाले पेज पे बहुत सारी चीज़ें देखी। ये सारी चीज़ें हमको आज थोड़ी सी देखी थी। और यहाँ पे हमारा एक FAQ का पेज भी आया हुआ है जिसमें है वाई इज़ देयर अ कंट्रोवर्सी ऑन फॉरेस्ट बिल। फॉरेस्ट बिल पे क्या कंट्रोवर्सी है, ये है। अभी हमें कंट्रोवर्सी नहीं जाना, थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं, बाद में जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। इसमें बताया जा रहा है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो 2023 का है इज़ लाइकली टू बी टेबल्ड इन द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ बिगन टू फ्रॉम जुलाई 20 से स्टार्ट हो रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है JPC विच हैज़ लुकिंग एट अमेंडमेंट टू बिल एज अप्रूव द वर्जन सेंट बाय द गवर्नमेंट विथ ऑलमोस्ट नो कमिटमेंट रिवीजन और सजेशन। तो ये है कि अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2030 का है वो मॉनसून सीजन में क्या किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो इसमें बताया जा रहा है द बिल सीक्स टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये जो बिल है वो अमेंड करेगी, ये लाइन याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। ये अमेंड करेगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का है उसे। दिस इज द लेजिस्लेशन एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज फॉरेस्ट एंड एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्स को क्या कर पाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाएगी।
जैसे कि टिम्बर है, बैम्बो है, कोल है एंड मिनरल है। तो ये याद रखना है कि किसको रेगुलेट करने की बात की गई है, उसमें मोस्टली टिम्बर, बैम्बो, कोल और मिनरल्स की बात की गई है। बाय इंडस्ट्री एज वेल एज फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज़। सेपरेट एक्ट है, अ सेपरेट एक्ट दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ट्राइबल। अब इसमें जो राइट है ट्राइबल्स की उसको प्रोटेक्ट करने की भी बात है। एंड फॉरेस्ट डेवलपर्स जो है डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए, वो सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। फ्रॉम 1951 टू 1975 अबाउट 4 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है हैज़ बीन डाइवर्टेड फॉर वेरियस नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। तो ये लाइन आपको अपनी लिख सकते हो। आपकी जो 1951 से 1975 तक ये देखा गया कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो क्या कर दिया गया है, बी डाइवर्टेड फ्रॉम वेरियस नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया गया कि वो बहुत सारे जो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस है उसके लिए भी उसको यूज़ किया जा रहा है। From 1980 to 2023, under the purview of the Act, only a minimal hectare have been diverted, a sign of its impact in reducing the impact of the forest appropriation. तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखो, इसमें बताया जा रहा है सर प्रोटेक्शन वॉज ओनली अवेलेबल फॉर एरिया ऑलरेडी मार्क आउट ऑन दी फॉरेस्ट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अब इसमें बताया एक जजमेंट आया था 1996 में, 1996 में एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें क्या बताया गया, इन दी गोदावरमन, ठीक है, गोदावरमन थिरुमुपद केस, मतलब यहाँ पे एक केस है, उस केस में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, ये केस है जिसमें कहा जा रहा है एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सच प्रोटेक्शन, उसमें जो प्रोटेक्शन है उसके स्कोप को बढ़ाया गया है। अंडर इट इवन एरियाज नॉट फॉर्मली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट बट कन्फर्मिंग इन द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट वर प्रोटेक्टेड, मतलब जो एरिया हैं जिनको फॉर्मली नोटिफाई नहीं किया गया है फॉरेस्ट के तौर पे, पर वो डिक्शनरी में जैसे उसकी मीनिंग आ रही है कि यहाँ ये फॉरेस्ट है तो भी उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। देयर इज़ नो ऑल इनकम्पासिंग द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द थिरुमलपद judgment directed state to define and demarcate forest using their own criteria. ये चीज़ है। Critics says exemption in the adaptant bill could be detrimental to forest in the Himalayan range. तो ये हो गया 21% under such cover, it is about 24% is also, मतलब ये है what is the amendment से। अब ये सारी चीज़ें जब आएंगी बिल, उसके बाद क्या होगा, जजमेंट क्या है उसके बेसिस पे हम देखेंगे पास हुआ कि नहीं पास हुआ। अभी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कंट्रोवर्सी क्या है वो हमें अभी नहीं जाननी है, बस हमें दो चीज़ें यहाँ से जानी थी। एक तो सबसे बड़ी बात कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, वो रिप्लेस किसे कर रही है, ये बिल जो है वो अमेंड कर रही है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको, ठीक है। और ये है क्या, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, और इसको मॉनसून सीज़न में रखा जा रहा है। और केस की क्या बात हो रही है, ये केस भी यहाँ से याद रखना है। तो जो चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी थी, ऑनलाइन जो गेमिंग पे 28% GST लगाई गई है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विल 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग अफेक्ट इट्स ग्रोथ, मतलब तारे क्या ये अफेक्ट करेगा ग्रोथ को, तो ये हम ऑलरेडी देखे थे। रीसेंट कंडक्ट 50% ऑफ GST काउंसिल मीटिंग, तो ये सारा हमने देखा है ऑलरेडी, हमने इसको पढ़ा हुआ है। आगे आ जाएंगे, व्हाट इज़ नेटो स्टैंड ऑन यूक्रेन एंट्री, नेटो के स्टैंड क्या है यूक्रेन एंट्री में, ये भी है चीज़ें। कीव नेटो मेंबरशिप रिमेन्स द रेड लाइन फॉर मॉस्को, अ फाइट टू दी मून, मतलब ये चंद्रयान 3 के बारे में पूरी चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा सा हम समरी में एक हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था, फिर से कर रहे हैं। और जब आप देखो जब पहुंच जाएगा हमारा सैटेलाइट वहाँ पे, तो बहुत सारी स्टडीज़ क्या क्या पता लगाया गया, तो उसके बारे में पूरा एक हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस टाइम द मिशन इज़ बेटर डिज़ाइन, और जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें सिर्फ चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस टाइम द मिशन इज़ बेटर डिज़ाइन टू विदस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ रोबोटिक मून लैंडर नियर दी साउथ पोल अकॉर्डिंग टू एस सोमनाथ, जो चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने बोला द प्रपल्सन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर रोवर, तो जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वो कैरी करेगा लैंडर रोवर एंड कन्फिग्रेशन टू 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट अराउंड दी मून। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें याद रखनी है, एक तो रोबोटिक मून याद रखना है आपको, लैंडर रोवर याद रखना है आपको। ऑल थ्री द प्रोपल्सन मॉड्यूल, द लैंडर एंड द रोवर कैरी साइंटिफिक पेलोड। अब देखो जो लैंडर है रोवर है वो कैरी करे साइंटिफिक पेलोड डिजाइन टू फर्दर आवर नॉलेज ऑफ द अर्थ लोन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ लोन नेचुरल सैटेलाइट। तो ये याद रखना है यहाँ से क्या चीज़ें हमको, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। शेप क्या है, शेप है स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री हैबिटेबल प्लानट अर्थ,
विच विल स्टडी अर्थ फ्रॉम लूनार ऑर्बिट। तो ये हमने देखा, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, 1 पेलोड है इसमें। तो ये हमने जो जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी देखी हुई हैं, पर आपको जो चीज़ अभी इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। वहाँ पे हमने नोट्स भी बनाया था चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में। हमने सारी चीज़ें नोट्स अपनी, आप शॉर्ट नोट देखना, वहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमें डिस्कस करना था। ठीक है, तो बस बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। ये हमारा साइंस का भी पेज आज आगे ही ऐड हो गया था। और ठीक है, तो हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली। यहाँ लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं। इसका शॉर्ट नोट मैं कल वाली शॉर्ट नोट के साथ एक ही साथ प्रोवाइड करूँगी। और बस मैंने अभी आपको सिर्फ ये पढ़ लेना है। बाकी इसके जो भी शॉर्ट नोट हैं, जैसे शॉर्ट नोट हम कैसे बनाते हैं, जैसे साइंस में कुछ चीज़ आया है, ठीक है, साइंस में कुछ चीज़ आया, जैसे पोलियो वायरस के बारे में आया है, तो हम उसके पे डिटेल्ड अपना शॉर्ट नोट बनाते हैं कि पोलियो डिज़ीज़ कब क्या हुआ। ठीक है, और जैसे अभी कोई भी चीज़ आई है, जैसे चंद्रयान का था, उसमें जो आया हुआ था, पर उसके आगे का भी जो चीज़ें थी, जैसे सिर्फ आया था चंद्रयान 3 के बारे में, हमने 1 को भी देखा, 2 को भी देखा। तो नोट्स हम कल वाले के साथ ही इसका भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।